हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जहां पर हम जानेंगे नॉर्थ और साउथ इंडिया में किस तरह के हमें मंदिर दिखाई देते हैं, यानी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। नॉर्थ में किस तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं, साउथ में क्या दिखाई देते हैं, इसके अलावा कई सारी इन शैलियों की उप शैलियाँ भी विकसित हुई थी। तो कुल मिला के जो चैप्टर है इसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कुछ टर्म्स जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर करते हुए हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही आप याद करने लगे, क्योंकि वो इम्पॉसिबल टाइप का है। मतलब बहुत बेसिक से डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी ऐसे हैं जिसको आप प्रॉपरली हाईलाइट भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस है। तो कुल मिला के आपको जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना, जो मेजर चेंजेस हैं, मेजर डिफरेंस है, वो याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की कोशिश नहीं करना है कि हम एक एक वर्ड याद कर लें। इस तरह के यहाँ पर मूर्ति पाई जा रही है तो एक टाइप पता लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको रीड करने लग जाएंगे तो बहुत उनमें लोकल में भी जो मूर्तियाँ हैं उनमें भी डिफरेंस पाया जा रहा है, लोकल में भी जो टेम्पल है उनमें भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा और यूजफुल भी नहीं है। हमें क्या देखना है, चेंजेस को समझना है कि मेजरली क्या चेंजेस पाए जा रहे हैं। एक टाइप पता होना चाहिए कि अच्छा नॉर्थ में इस टाइप के टेम्पल्स दिख रहे हैं, साउथ में इस टाइप के टेम्पल्स दिख रहे हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। और साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, जो भी बच्चे यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो भी 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन में अभी आगे आपका 2 साल 3 साल का प्लान है, तो आप हमारे इन कोर्सेज के डिटेल देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि 26 मई को यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, मतलब ना बराबर ही बचा। आप मानकर चलिए 4 महीने, 4 महीने ही में आपका यही होगा कि आप प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, और वो भी तब कर पाएंगे जब आप पूरा अभी डेडिकेशन के साथ लग जाए। 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, उनको कोचिंग भी लेनी है, तो ऐसे बच्चों के साथ में 12 घंटे 13 घंटे का एक एवरेज शेड्यूल जाएगा डेली बेसिस पे। तो अभी वो समय तो है जो आप कुछ पढ़ के कर सकते हैं। अभी आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो समय भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, नहीं है, गाइडेंस चाहिए, तो ये एक हमारे पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से ये एक लॉन्च किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस बैच की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। 2024 के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सेंटर्स में ये क्लासेस हम चला रहे हैं, ताकि ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करना है, फरवरी में आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो वो हमारे इन बैचेस से जुड़ के एक प्लान मैनर में प्रिपरेशन कर सके। और जो कर चुके ऑलरेडी प्रिपरेशन, उनके लिए एक तरह का ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। तो यहाँ पर राइटर स्टार्ट करता है कि हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा की शुरुआत कब हुई थी, यानी एग्जैक्ट हमें नहीं पता लगता है कि वो जो मंदिर में जाके पूजा करने की परंपरा है वो कब से शुरू हुई थी। आपने हमारे एंशिएंट के सेशंस को देखा हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने जाना था कि जो आर्यंस थे, या फिर उसके पहले हम मान लो स्टोन एज में एग्जैक्टली हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कि इनकी लाइफ में एक देवी देवताओं की जगह तो थी, लेकिन वो पूजा करते थे, ऐसा कुछ एविडेंस तो हमें नहीं मिलता है। वैदिक एज में हमें दिखाई दिया पूजा, लेकिन वो पूजा किस फॉर्म में चल रहा था, वो चल रहा था यज्ञ हवन के फॉर्म में। मंदिर जैसा स्ट्रक्चर उस समय हमें नहीं दिखाई देता है। आगे बुद्ध काल आया, जहाँ पर हम बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी कुछ हमें ऐसे मंदिर में जाके पूजा नहीं दिखाई देती, ना ही मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। उस समय तक मानव मूर्ति बनाई भी नहीं जाती थी। आगे जाके 1st सेंचुरी BC AD के आसपास हमें सबसे पहले महात्मा बुद्ध की, जो भी कुछ बच्चे बोल रहे थे महात्मा क्यों बोलते हैं, देखो ऐसे बोल दिया जाता है, जो भी उस रिलीजन से जुड़े हो उसके द्वारा इस तरह का संबोधन दिया जाता है। ठीक है, ऐसा है नहीं टाइटल। ओके, तो जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की पहली मानव मूर्ति के रूप में पूजा की गई। ठीक है, उनकी वो मानव ही थे ना, उनको देखा है लोगों ने, सामने से समझा है, तो उनकी मूर्ति बना के पूजा चालू की गई। तो पहली मानव मूर्ति जिसकी पूजी गई थी गौतम बुद्ध थे, लेकिन तब भी मंदिर जैसा स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि हमको एग्जैक्टली ये तो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि कौन सा टाइम पीरियड था जब लोग मंदिर में जाकर जो वहाँ पर भगवान स्थापित है उनकी पूजा करेंगे। ये एकदम से हमें डेवलपमेंट दिखाई दिया, तो हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग
क्या था, मतलब ये एग्जैक्टली इसी पर्पज से बनाया गया था, ये किसी और पर्पज से बनाया गया था, बाद में इसमें पूजा करने लग गए, तो ये भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग पाता है, ठीक है। लेकिन अनेक ऐसे शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन, जो रॉक इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शिलालेख मिलते हैं, पत्थरों पे लिखा हुआ हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि राजाओं द्वारा बड़े बड़े धर्मदान दिए जाते थे। ये तो हमने वैसे भी पढ़ा था कि कब से, एडी में जब हम आते हैं, ठीक है। धर्मदान तो मौर्यंस के टाइम पीरियड में दिया जाता है, जो बड़े लेवल पर धर्मदान दिया जाता है कब, जब हमें दिखाई देता है सातवाहनास के बाद से गुप्तास का टाइम पीरियड, पोस्ट गुप्ता। तो धर्मदान का मतलब है विभिन्न धर्मों को फॉलो करने वाले जो मॉन्क्स थे उनको बड़े लेवल पर दान दिए जाते थे, जैसे ब्राह्मण्स है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनको लोग दान देते थे। और ये लोग जिनको दान मिलता था ना, ये इस दान का प्रयोग क्या करते थे, अपने विहार बनवाने में। तो क्या वहीं से ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ? तो हमें इतना तो पता लगता है, इसके हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि धार्मिक दान बड़ी मात्रा में दिया जाता था। ऐसे मंदिर में, जो भी हम मंदिरों की बात करने वाले हैं, उसमें कालांतर में आवश्यकता अनुसार अनेक मंडप, जैसे अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य रंग मंडप जोड़ दिए गए। बोल रहे कि अब जो हमें दिखाई देते हैं कि जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, मंदिर आर्किटेक्चर, तो बोल रहे कि ये जो मंदिर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, मंदिर क्या हो गया, एक कमरा है, इसी कमरे में जब ईश्वर की स्थापना कर दी और उनको पूजने लग गए तो ये मंदिर है, और ईश्वर नहीं है तो ये एक सिंपल कमरा है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, आगे चल के एक सिंपल से कमरे में कई सारी चीजें और जोड़ दी गई उस कमरे के बाहर में, ओके। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य रंग मंडप, ये सारी चीजें और जोड़ दी जा रही हैं, जिससे हमें डिफरेंट टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफी अहम हो गई, और यही टेम्पल आगे चल के 10th सेंचुरी एडी में क्या बोल रहा है, भू प्रशासन में इसकी भूमिका अहम हो जाएगी। यानी एक जो मंदिर बनाया गया था पूजा के लिए, उस मंदिर का आर्किटेक्चर में कैसे चेंजेस हुए, इन सारी चीजों को जोड़कर, और बाद में पता लगता है कि इस मंदिर को मैनेज करने वाले, लोकल लेवल पर मैनेजमेंट करने वाले हैं, भू प्रशासन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है टेम्पल की, ओके। कैसे, वो सब हम आगे जानेंगे। तो राइटर छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देते हुए आपको निकलता है कि ये टेम्पल सिर्फ टेम्पल तक सीमित नहीं रह जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी चालू हो जाएंगी, स्पेशली साउथ इंडिया के जो हमें टेम्पल्स दिखाई देते हैं वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन मंदिर। अब प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहा है, छोटे छोटे से पॉइंट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। स्तूप के साथ साथ हिंदू या सनातन धर्म जो बोला जाता है, इसके मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनने लग गई। तो देखो, स्तूपा का फॉर्मेशन तो हमने बहुत पहले ही देखा। देखो, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो बेसिक हमने स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा है, क्योंकि मैं कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़कर नहीं आई हूँ, मैं पहले ही आपको ये बात बता दूँ, ठीक है। तो और आपने भी नहीं पढ़ा होगा, हम जो स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस की, उन किताबों में बताया गया है कि जो वैदिक टाइम पीरियड था, वैदिक टाइम पीरियड में जो आपके पुरोहित थे, वो बेसिकली यज्ञ आहुति दिलवाते थे, और उस समय ईश्वर से कनेक्ट होने का एक ही तरीका था, वो क्या था, यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था, ओके। तो इस समय कोई मंदिर जैसा ढांचा तो था नहीं, ठीक है। इसके बाद से हमें बुद्ध काल दिखाई दिया, वहां पर हमें पहली बार एक आर्किटेक्चर बनते हुए दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। स्तूप जहां पर जाकर बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले आराधना करते थे, उसके आसपास में पॉजिटिव वाइब्स के साथ में। और स्तूपा क्या था, बेसिकली सबसे पहले गौतम बुद्ध और बाद में अन्य बड़े बौद्ध सन्यासी, जिन्हें हम बोधिसत्वा कहते हैं, उनके शारीरिक अवशेष या अन्य जो अवशेष थे, उनको एक छोटे से डब्बे में बंद करके रखा जाता था, इस तरह से गुंबद नुमा आकृति बनाकर। इसको हर्मिका कहा जाता था, इसे अंड कहा जाता था, और इसके ऊपर इस तरह से छत्र बना दी जाती थी। बाद में चीजें और ऐड हुई, प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, वेदिका, ये सब चीजें हम देखते हैं, वो सब पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्तूप तो बन ही रहे थे, मौर्यन टाइम पीरियड थे से, लेकिन आगे चलकर हमें दिखाई देता है कि स्तूप के साथ साथ मंदिर भी बनने लगे और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। आगे चल के 1st सेंचुरी BC AD के आसपास हर मंदिर, जितने भी आप टेम्पल देखें, मंदिर क्या है, वही मैंने बोला ना कि एक कमरा जिसमें ईश्वर को स्थापित कर दे और उनकी आराधना करने लग जाए। तो हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती है। तो कोई भी टेम्पल चले जाइए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक बोला जाएगा ये टेम्पल किसका है, किसी न किसी
ईश्वर का नाम लिया जाएगा। तो हर एक मंदिर में एक प्रधान देवता को स्थापित किया जाता है। मंदिरों में पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पूजा गृह का क्या मतलब है, जिसे आप गर्भगृह या पूजा गृह कहते हैं, वो कमरा, वो कक्ष जहां पर ईश्वर की मूर्ति स्थापित की गई और वहां घुस के आपको उनकी पूजा करनी होती है, उसको गर्भगृह कहते हैं या पूजा गृह कहते हैं। बाकी बहुत सारी आपको आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं टेम्पल में, मंडप हो गया, बरामदा हो गया, बहुत सारी चीजें जिसका अलग यूज होता है। लेकिन जो पूजा गृह होता है ना, बोल रहे इसके भी हमें 3 टाइप दिखाई देते हैं जनरली। संधर किस्म प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब एक ऐसा गर्भगृह जिसमें आपको घूमने की जगह हो, उसके चारों ओर आप चक्कर मार सके, ठीक है। निरंतर किस्म प्रदक्षिणा पथ नहीं, एक ऐसा गर्भगृह जिसमें आप अंदर कर घूम जाते हैं तो ईश्वर के चारों ओर चक्कर नहीं मार सकते, घूमने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। फिर है सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश होता है, एक ऐसा कमरा या मंदिर या गर्भगृह जिसमें इधर से भी एंट्री, इधर से भी एंट्री, इधर से भी एंट्री, इधर से भी एंट्री, ठीक है। तो बोल रहे हैं बेसिकली हमें 3 प्रकार के पूजा गृह दिखाई दे रहे हैं जहां पर ईश्वर को स्थापित किया गया। एक जिसमें अंदर जाने पे आपको प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा, एक जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं है, यानी ईश्वर को यहाँ स्थापित कर दिया, आप घूमोगे कैसे, घूम ही नहीं सकते है ना, और एक जिसमें हर तरफ से एंट्री हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जनरली 3 टाइप के हमें पूजा गृह दिखाई दे रहे हैं। मंदिर नहीं, एक अंदर जो गर्भगृह होता है उसकी बात कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जैसे उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरण और नचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हमें टेम्पल्स दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पे विश मांगने से तुरंत विश पूरी नहीं, इस वजह से नहीं, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसलिए ये क्योंकि ये प्राचीन मंदिरों के उदाहरण है। जो मंदिर का इनिशियल फेज था ना नॉर्थ में, वो हमें ये दिखाई देते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिया। उत्तर प्रदेश का देवगढ़ जो टेम्पल है वो हमें दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में एरण और नचना कुठार में, विदिशा के पास उदयगिरी में। यहाँ पर हमें जो मंदिर दिखाई देते हैं वो प्रारंभिक चरण है मंदिर के बनने का, ठीक है। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, मतलब शुरुआती जो मंदिर है ना वो हमें ये इन जगह पर मिलते हैं। और ये देखिए इस तरह के मंदिर बिल्कुल साधारण श्रेणी के, आज आप जाओ तो आपको ऐसे मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, या तो टेम्पल इस तरह से होगा, कोनिकल शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये साधारण श्रेणी के हैं। इन मंदिरों में जनरली क्या पाया जाता था, बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह होता था, ठीक है। तो अगर आप इस टेम्पल को देखोगे तो आपको एक बरामदा दिखता है। मंडप क्या होता है, बड़ा कक्ष या मंडप गर्भगृह जहां पर ईश्वर को स्थापित किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उसके बाहर जो बैठने की जगह होती है, खड़े होने की जगह होती है, उसे मंडप कहा जाता है। तो इस तरह के जो टेम्पल थे इनिशियल फेज के नॉर्थ में, जो हमें टेम्पल्स दिखाई दे रहे वो कैसे थे, उसमें एक खुला बरामदा होता था, आप देख सकते हैं। फिर अंदर एंट्री के लिए जो पिलर पर एक छत डाली होती थी उसको ये बोल देते थे मंडप, और अंदर क्या होता था, गर्भगृह जहां पर ईश्वर स्थापित होते थे। और वो गर्भगृह भी 3 प्रकार के हो सकते थे, अभी हमने देखा, एक में गोल घूम सकते थे, एक में नहीं घूम सकते थे, और एक में चारों ओर से दरवाजे बने होते थे, ठीक है। अब हिंदू मंदिर का मूल रूप क्या था, हिंदू मंदिर या सनातन धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर है इनका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, गर्भगृह। गर्भगृह सभी के समझ में आ जाएगा क्या है। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, ओके, आगे आकार में वृद्धि के साथ साथ यही धार्मिक क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु बन गया। गर्भगृह क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता था, ठीक है। और बोल रहे हैं कि हमें पता लगता है कि यही जो गर्भगृह है आगे चलकर इसी गर्भगृह को धार्मिक क्रियाकलाप का पूरा केंद्र, देखो सबसे पहले यही था और कुछ था ही नहीं, ये आपने कमरा सा बना दिया, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी, लेकिन जो पूजा का स्थान था, किसी भी मंदिर में एंट्री करोगे बाहर चारों ओर घूमने की जगह होगी और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन पूजा का स्थल क्या हो जाएगा, यही होगा ना, गर्भगृह जहां पर ईश्वर विराजित है। तो गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिर में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिर आर्किटेक्चर में चेंजेस आए, हमें दिखाई देता है कि धार्मिक क्रियाकलाप का यही केंद्र बिंदु बन जाता है। लोग घुसकर इसी में पूजा करते हैं क्योंकि ईश्वर यही स्थापित है, ओके।
मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष जिसमें भक्तगण इकट्ठा होते हैं। अब आप एंट्री करो, देखो एक तो होता है ना, किसी भी टेम्पल में जाओगे आप, आपने यहाँ पर गेट से एंट्री किया, ठीक है, अंदर पहुंच गए, ये पूरा इतना बड़ा मंदिर है, अंदर ईश्वर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखना एक अंदर छोटा सा कमरा सा बना रहता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे मंदिर में एंट्री करते हो, यहाँ पर जो खड़े होने की व्यवस्था होती है, जहाँ पर भक्तगण इकट्ठे होते हैं, वो इकट्ठे होने की जगह बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, तो इसको क्या कहा जाता है, मंडप कहा जाता है। और एक छोटा सा कमरा जहां पर ईश्वर विराजित होंगे उसको गर्भगृह कहा जाता है। तो मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष जिसमें भक्तगण इकट्ठे होते हैं, जहां से आप एंट्री करते हो और वहां पर आप लोग रुकते हो ना कि अंदर हमें जाना है, पूजा करना है, ठीक है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे। बोल रहा है कि हमें दिखाई देता है कि इनिशियली इन पर शिखर, मतलब ये जो टेम्पल बनाया जाता था ना, इसकी छत बनाई जाएगी, शिखर बनाए जाने लगे। उत्तर भारत में इन्हें शिखर और दक्षिण भारत में इन्हें विमान कहा जाने लगा। जैसे अभी आपने ये देखा, इसको बोल रहा है ये शिखर, ओके। बोल रहा है कि बाद में इसमें शिखर बनाए जाने लगे, ये देख रहे हो, इसे बोलता है क्या, शिखर। तो इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था, एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, फिर हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें बाहर में हमें मंडप दिख रहा है, अंदर गर्भगृह दिख रहा है, और इसकी छत जो है वो कैसी बनाई जाएगी, शिखर बोलेंगे। नॉर्थ में जितने टेम्पल्स दिखाई देंगे उसके छत शिखर बोलेंगे, और साउथ में इसे क्या बोला जाता है, विमान बोला जाता है। द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। एक चीज और जो नई यहाँ पर मुझे दिखाई दी, वाहन जो मंदिर के अधिष्ठ देवता की सवारी होती थी, एक स्तंभ या ध्वज के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। बोल रहे कि जो भी मंदिर में स्थापित देवता हैं, हर एक देवता का कोई ना कोई वाहन माना जाता है। जैसे आज आप कैसे मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत सारे आपके पास में साधन है, बाइक है, कार है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बसेस चल रही है, ट्रेन चल रही है, फ्लाइट चल रहा है, बहुत सारे मीडियम है। तो इसी तरह ईश्वर के भी मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ उनका वाहन होता था। तो बोल रहे एक और चीज हमें दिखाई दी नॉर्थ में, कि जो ईश्वर का वाहन होता था, देवता की जो सवारी होती थी, उनकी सवारी का जो पिक्चर है वो एक स्तंभ या ध्वज के साथ कुछ दूरी पर रखा जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में मंदिरों की दो श्रेणियों को जाना जाता है, एक उत्तर भारत की नागर शैली और दूसरा दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। बस इन दो पर ही आपको काम करना है, बेसिक मेजर डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए, बहुत हमें डूबना नहीं है। तो बोल रहे हैं कि दो शैलियां हमें दिखाई दी थी। पहले इसने ओवरऑल मंदिर की बात की कि मंदिर व्यवस्था क्या है, किसी भी जगह चले जाइए आपको यही व्यवस्था दिखाई देगी, अंदर गर्भगृह, बाहर मंडप, और ऊपर है शिखर नॉर्थ में, साउथ में उसको विमान बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मेजर डिफरेंस जो दिखाई देता है, नॉर्थ में जिस तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देता है उसको हम कौन सी आर्किटेक्चर की शैली बोलते हैं, नागर शैली, नागर स्टाइल, और साउथ में द्रविड़ियन शैली, और एक और हमें शैली दिखाई देती है कुछ विद्वानों के अनुसार, वेसर शैली उसे हम कहते हैं। एक स्वतंत्र शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ियन शैलियों की कुछ विशेषताएं डाल दी गई हैं। यानी एक ऐसी शैली भी है जिसे हम वेसर शैली कहते हैं, जिसमें कुछ चीजें नागर शैली की डाली गई है नॉर्थ वाली की, और कुछ द्रविड़ियन शैली की डाली गई है, उससे एक नई तरह की शैली या विशेषता निकल कर आई है जिसे आप वेसर शैली कह रहे हैं। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियां हैं, क्योंकि अभी ये जब बता रहे हैं और अब आप किसी टेम्पल में घूमने जाओ और देखो कि ये तो वैसा सा नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो ये कौन सी शैली है। तो राइटर यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है कि देखिए ये मेजर हमें आर्किटेक्चर के स्टाइल दिखाई देते हैं, नॉर्थ में नागर, साउथ में द्रविड़ियन, सेंटर में हमें दोनों का मिक्सचर वेसर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इन्हीं शैलियों की कुछ उपशैलियां हैं, इसी में चेंजेस हो के हमें नई उपशैलियां दिखाई देती हैं। तो ये देखिए, ये नागर शैली पे बना हुआ है, ये द्रविड़ियन शैली पे बना हुआ है, और ये वेसर शैली पे बना हुआ है। थोड़े थोड़े इनमें डिफरेंस दिखाई देते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण, यहाँ पर अब बता रहे राइटर आगे थोड़ा बढ़ते हुए, देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है जिसे मूर्ति विद्या कहते हैं। बोल रहे कि जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी जब मूर्तियों का स्पेशली अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मूर्ति विद्या कहते हैं, ठीक है। अब देवी देवता बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है। अब बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां भी बहुत सारी बन रही हैं, नॉर्थ में बन रही है, साउथ में बन रही है, मंदिर के अंदर भी बन रही है, मंदिर के बाहर भी बन रही है। तो बोल रहे हैं कि ये जो अलंकरण किया जा रहा है ना मूर्तियों के रूप में,
इन मूर्तियों का जो अध्ययन करते हैं उसकी विद्या को मूर्ति विद्या कहते हैं। अध्ययन करके कुछ उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, बोल रहे हैं कि ज्यादातर हमें जो मूर्तियां बनती हुई दिखाई देती हैं ये कुछ बोल रही हैं। क्या बोलती हैं? तो इनमें कतिपय क्या बोलते हैं, पट्टिका को तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। बोल रहे हैं कि ज्यादातर हमें पता लगता है कि जो भी मूर्तियां हैं उनकी पहचान पुराणों की कथाओं के अनुसार किया जाता है, यानी कि एक्चुअली सारी की सारी मूर्ति किसी ना किसी से संबंधित है। ओके, और हमें उन मूर्तियों की आइडेंटिटी कैसे पता लगती है? जब हम पुराणों को पता लगते हैं तब पता लगता है, पढ़ते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ये इसकी स्टोरी को बता रही है या ये इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली एक समान नहीं रहती है। एक चीज और यहाँ पर बोल दिया है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाए, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्षेत्र में, और हर एक क्षेत्र का भी छोड़ो, हर एक काल में एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की शैली चल रही हो। ठीक है, मतलब आप शर्ट तो पहन रहे हैं कई सालों से, जिस भी सिटी में आप रहिए, लेकिन आपके शर्ट के ही डिजाइन में, पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में अगर हमारी नागर शैली दिखाई दे रही है तो वो वैसी ही चल रही है। नहीं, किसी भी क्षेत्र या हर एक काल में एक प्रकार की शैली नहीं दिखती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। मंदिर में मूर्ति स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो देवी देवता है ना, इन्हें भी मंदिर में कहाँ पर स्थान देना है। देखो, एक तो मुख्य देवी देवता है जिनको गर्भगृह में रखा जाता है, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे देवी देवता हैं, इनकी मूर्तियां उकेरी जाती हैं, चाहे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इनको देवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे देवी देवता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने एक डिफरेंट चीज देखी कि नॉर्थ में जो मंदिर दिखाई देते हैं ना नागर शैली में, वहां पर नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार मतलब जो जहां पर आपके भगवान बिठाए गए हैं ना, उस कमरे के दरवाजे का जो एंट्रेंस है, यहां पर हमें गंगा यमुना देवी की मूर्तियां बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप द्रविडियन आर्किटेक्चर की तरफ जाएं तो यहां पर हमें दिखाई देते हैं कि मंदिर के गर्भगृह नहीं, मुख्य द्वार, जहां से इस टेम्पल में एंट्री होती है ना, जो मेन गेट होता है, मेन गेट के अंदर मंदिर है, मंदिर में जाओ तो सबसे पहले आपका मंडप पड़ता है, फिर गर्भगृह पड़ता है। तो बोल रहे कि जो मेन गेट है ना, जिसको गोपुरम कहा जाता है, भारी भारी गेट हमें द्रविडियन शैली के मंदिर में दिखाई देते हैं। इन मंदिर के दरवाजों पर हमें कुछ देवी देवता दिखाई देते हैं, यानी वहां पर द्वारपालों की तरह उनको रखा जा रहा है, जो दरवाजे पे खड़े हैं रक्षा करने के लिए। तो देवी देवता को किस जगह पर स्थापित करना है, इसमें भी देखा जा रहा है कि बहुत सूझबूझ के साथ काम लिया जा रहा है। ठीक है, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। तो देखो, सबसे पहले मंदिरों के बारे में बताया, बेसिकली मंदिर क्या होता है, फिर मूर्ति कला के बारे में बताया कि मूर्ति कला की स्टडी कैसे होती है, फिर आपको बताया कि मेजर हमें कौन सी शैलियां दिखाई देती हैं, नागर, द्रविडियन और एक मिक्स से बन रहा है वेसर शैली। ओके, अब यहाँ पर एक एक को आपको बताने वाला है। सबसे पहले बढ़ाने वाला है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर की कौन सी शैली हमें दिखाई देती है। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य की लोकप्रिय शैली को हम नागर शैली कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो मेजर हमें टेम्पल्स दिखाई देते हैं, इसे हम कौन सी शैली के टेम्पल कहते हैं? नागर शैली पर आधारित मंदिर कहते हैं। इसमें संपूर्ण मंदिर एक विशालकाय चबूतरे पर बनाकर उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था दी होती है। तो बेसिकली नागर शैली के जो टेम्पल होते हैं ना, इस टेम्पल में हमें क्या पता लगता है कि ये अगर आपकी आम जमीन है तो ऐसे नहीं बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा चबूतरा सा बनाया जाएगा, पहले बेस बनाया जाएगा काफी ऊंचा, और इस पर फिर वो टेम्पल क्रिएट किया जाएगा। ओके, और यहां तक पहुंचने के लिए राइटर बोल रहा है कि हम क्या बना देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं। तो नॉर्थ में जो नागर शैली है उसमें हमें ये दिखाई देता है कि बड़े चबूतरों पर मंदिर की स्थापना और उस तक जाने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था की जाती थी। इन मंदिरों में द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चार दीवारी या दरवाजे नहीं होते थे। द्रविडियन शैली मैंने थोड़ा बहुत पहले आपको हिंट किया है। द्रविडियन शैली कैसे थी कि उनमें मंदिरों को चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता था, उसमें एंट्रेंस के लिए बड़े बड़े दरवाजे होते थे जिसको आप गोपुरम कहते थे। तो बोल रहे हैं कि साउथ में जो द्रविडियन शैली है, इसके ऑपोजिट नॉर्थ की जो नागर शैली है, यहां पर हमें दिखाई दिया कि कोई इस तरह का दीवार नहीं है,
मतलब खाली मंदिर है, खुला है, ओके। और उसमें हमें एक एंट्रेंस दिखाई देता है। ये बोल रहा है कि कुछ दरवाजा या चार दीवारी जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, कि ये डोर है और ये चारों ओर से घिरा, नहीं, मंदिर है, डायरेक्ट आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है। मंदिर के घुमावदार गुंबद को शिखर कहा जाता था। पहले एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लग गए थे। बोल रहे घुमावदार गुंबद का क्या मतलब है कि ये जो मंदिर है इसका जो शीर्ष है ना, यहाँ पर बोल रहे ये जो घुमावदार गुंबद सा बना रहता था इसको हम शिखर कहते थे। पहले एक ही रहता था, बाद में इसमें कई सारे जोड़ दिए जाएंगे, ओके, कई सारे जोड़ दिए जाएंगे, इस तरह से शिखर बनने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है हमें दिखाई देते हैं बेसिक जो टेम्पल्स है, ओके, बेसिक जो टेम्पल है कौन सी, नागर शैली, उत्तर भारतीय मंदिर की शैली में, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा। अब नागर शैली पूछेगा, आप बोलोगे क्या होता है कि टेम्पल जो एक बेस बनाया जाता है ऊंचा सा, उसमें मंदिर बना देते हैं, एंट्री के लिए उसमें सीढ़ियों की व्यवस्था कर दी जाती है, फिर उसको कोई चार दीवारी या कोई ऐसा प्रॉपर दरवाजा नहीं होता है, बाहर में मेन गेट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, और फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसमें हमें शिखर दिखाई देता है, इसको हम शिखर बोलते हैं, ठीक है। गर्भगृह इन शिखरों के एकदम नीचे होता है। आप जाइए किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाओ, है ना, जहां पर भी आप मंदिर में पूजा करते हैं नॉर्थ के, वहां पर देखिएगा जहां मेन जो भगवान स्थापित किए होंगे ना, उसके ऐसे देखिएगा, आपको दिखाई देगा बिल्कुल ऊंचा सा। मतलब मैं बचपन से एक टेम्पल में जाती थी, मैं सोचती थी इतना ऊंचा कैसे बना सकता है कोई, नीचे से देख के अजीब लगता होगा, बनाया कैसे होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो गर्भगृह है वो इन शिखरों के एकदम नीचे होता था। जो मेन गर्भगृह होगा ना, उसके ऊपर ये शिखर बनते हुए दिखाई देता है। एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है, आधार वर्गाकार का मतलब आप समझ गए कि ये जो कमरा है आधार, इसके ऊपर ही शिखर रखा जा रहा है ना, तो शिखर का जो बेस है वो तो वर्गाकार है, ऊपर ऐसे बन रहा है ना। तो एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है, इस तरह से वर्गाकार इसका आधार होता है, और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर को रेखा प्रसाद कहा जाता है। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये इमेजिनेशन वाला ही काम है, ये इसको मत रेक्टेंगुलर मत मानो, इसको हम स्क्वायर मानते हैं, इस तरह से स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नीचे गर्भगृह है, इसके ऊपर ये स्क्वायर छत रख दी, ठीक है, अब शिखर बन रही है। तो इधर से एक दीवार उठी, इधर से एक दीवार उठी, इधर से एक दीवार उठी और इधर से दीवार उठी, चारों बेस से दीवार उठेगी और उठ के दीवार इस तरह से जाएगी कि ऊपर एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, ये कोनिकल टाइप की शेप बन जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, रेखा प्रसाद कहते हैं, जो हमें नॉर्थ के टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। कालांतर में रेखा प्रसाद प्रसाद हो गए, रेखा प्रसाद जटिल हो गए और अकेले गुंबद की जगह मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लग गए। बोल रहे पहले क्या होता था कि जो गर्भगृह है उसके ऊपर से इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है। अब बोल रहा है अब एक नहीं, बोल रहा है अब ये और जटिल हो गया, एक की जगह पर अब हमें कई सारे शिखर बनते हुए दिखाई देंगे, ओके। तो कई छोटे छोटे शिखर हमें बनते हुए दिखेंगे, एक की जगह पर कई सारे शिखर, मतलब और ज्यादा जटिल हो गया। कोई पिक्चर होगा तो दिखाती मैं आपको कि एक नहीं कई सारे छोटे छोटे शिखर टेम्पल्स पर दिखेंगे। और आप देखोगे भी बहुत सारे हमारे ऐसे मंदिर नॉर्थ में दिखाई देते हैं जहां पर आपको एक शिखर नहीं दिखेंगे, मंदिर को देखोगे तो मंदिर दिख रहा है और उसमें छोटे छोटे कई सारे शिखर हमें बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप फमसाना किस्म की भवन है, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। तो रेखा प्रसाद क्या हो गया, गर्भगृह के शीर्ष से चार दीवारें ऊपर जाते हुए मिलती है, ये बोल रहे। इससे अलग एक और हमें नागर आर्किटेक्चर में दिखाई दे रहा है शीर्ष, वो शीर्ष कैसा बन रहा है, बोल रहा है उस शीर्ष में हमें दिखाई देता है कि आधार थोड़ा सा चौड़ा होता है और जो उसकी ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। जैसे कि अब नॉर्मल जो हमें दिखाई देता है ना, ये रेखा प्रसाद वाला, इसका बोल रहा था आधार अगर ऐसा है तो ये बोल रहे हैं दूसरे का आधार हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ज्यादा चौड़ा होगा और आधार चौड़ा होने के साथ साथ शीर्ष भी कम है, मतलब ऐसे कोनिकल प्रॉपर नहीं जा रहा है, थोड़ा कम ही कोनिकल सा ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। तो इस ये वाला जिस टेम्पल के ऊपर शीर्ष दिखाई देता है उसको बोला जाता है
फमसाना किस्म के भवन या मंदिर, और वो पूरा कोनिकल टाइप का दिखाई दे रहा, वहां पर रेखा प्रसाद। और पहले एक ही बनते थे, बाद में एक ही टेम्पल में हमें कई सारे इस तरह के शीर्ष बनते हुए दिखाई देंगे। नॉर्थ में आप देखिएगा मिलेंगे आपको, ठीक है। फमसाना की छतें भीतर की ओर मुड़ी नहीं होती, बल्कि ये सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बोल रहे कि ये वाली जो छत होती है ना, जिसको आप बोल रहे हो रेखा प्रसाद, ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है ना। बोल रहे फमसाने की छतें भीतर की तरफ नहीं मुड़ती कि ऐसे मुड़ गई है, नहीं, ये थोड़ी सी ना ढाल में बढ़ती है ऊपर की ओर, ठीक है, ढाल में बढ़ती है, एकदम कोनिकल टाइप की नहीं होती है। आधार चौड़ा हो जाएगा और इस तरह से ढाल सा बनता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? चलो, ये हो गया बेसिकली शिखर के बारे में हमने पढ़ा। दो किस्म की, रेखा, फमसाना, और फिर पहले एक शिखर होते थे, बाद में मल्टीपल शिखर हमें दिखाई देते हैं नागर टेम्पल आर्किटेक्चर में। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि इन शैलियों की भी बहुत सारी उपशैलियां निकलते हुए दिखाई देती है, तो उसमें ये वल्लभी का जिक्र कर रहा है। इन वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। ऐसे भवनों को आमतौर पर शक्टाकार भवन कहा जाता है। अब बोल रहे देखो, ये जो होता है ना वल्लभी, ये भी हमें एक शैली दिखाई देती है, नागर की ही उपशैली है। ओके, तो कुछ टेम्पल्स नॉर्थ में हमें इस टाइप के दिखाई देते हैं जो नागर से मिलते जुलते, क्योंकि ये नागर की उपशैली होती हैं। इन वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो छतें हैं ना, वो कैसे बन रही है? मेहराबदार छतों से शिखर बन रहा है। ओके, और ऐसे भवनों को आमतौर पे शक्टाकार भवन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक उपश्रेणी है, ये उपशैली है उसकी, वो ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं मध्य भारत में। तो नॉर्थ में मेजर हमें नागर शैली दिखाई देती है। क्या होती है नागर शैली? अब सब बता देंगे कि भाई एक ऊंचा आधार बनाया जाता है, उस पे मंदिर बनाया जाता है, चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है, ठीक है। बाहर होता है आपका मंडप, अंदर होता है गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर ही सीधे शिखर बना दिया जाता है। ओके, फिर शिखर के हमने टाइप पढ़ लिए। फमसाना टाइप हो गया, रेखा प्रसाद वाला हो गया। पहले एक शिखर था, बाद में मल्टीपल नंबर ऑफ शिखर हमें दिखाई देते हैं। दूसरा आ जाइए जिसे हम बोलते हैं मध्य भारत। मध्य भारत में हमें किस प्रकार के टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं? तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्राचीन मंदिर शामिल होते हैं, ठीक है। ये सभी बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। ज्यादातर हमें दिखाई देता है कि मध्य भारत जो है यहाँ के टेम्पल है। अब मध्य भारत में कौन सा है? तो अगर आपको अच्छे से इंडिया का पॉलिटिकल मैप पता होगा तो इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश है, नीचे आ जाइए मध्य प्रदेश है, इधर आ जाइए हमारा राजस्थान है। तो बोल रहे कि ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम बोल रहे हैं मध्य भारत। और इस जगह पे किस तरह के टेम्पल मिल रहे हैं? तो इस जगह पर जिस भी तरीके के टेम्पल मिल रहे हैं, पहली बात तो ये कि कॉमन चीज जो दिखाई दी कि इन क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थर से हो रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर पाए जाते हैं। ये साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल थे। तो बोल रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के टेम्पल है ना, उसमें सबसे पुराने गुप्तकालीन मंदिर मिल रहे हैं। सबसे पुराने गुप्तकालीन मंदिर का मतलब आपको पता है क्या है? कि यहाँ पर जब गुप्ताज रूल कर रहे थे उस समय जो टेम्पल्स बने हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और वो जो टेम्पल्स बनते हैं, गुप्तों का टाइम पीरियड आप कब से मानकर चलते हैं? जो पीक स्टेज है वो आपका 320 AD से चालू होता है, 320 ईस्वी से। तो गुप्तों के टाइम पीरियड में हमें मध्य प्रदेश के मंदिर दिखाई दे रहे हैं 320 ईस्वी के आसपास। और बोल रहे कि ये जो मंदिर थे ना, ये बहुत सिंपल टाइप के थे, आडंबरहीन, बहुत ज्यादा इसमें आर्किटेक्चर पे काम नहीं किया, बहुत कलाकारी नहीं की, बहुत इजी रखा गया इसे। जिस पर्पस से बनाया गया था बस उस पर फोकस है कि जाके वहां पर पूजा करना है, ठीक है। इनमें एक छोटा मंडप जो 4 खंभों पर टिका होता था तथा उसके आगे एक छोटा कक्ष जो गर्भगृह के रूप में होता था, बस इतना ही है। मंडप क्या है, गर्भगृह क्या है, सबको पता लग गया है। ऐसे मंदिर हमें कहाँ दिखाई देते हैं? उदयगिरी में, विदिशा के सीमांत क्षेत्रों में, तथा जो सांची स्तूप है उसके पास में भी हमें एक ऐसा टेम्पल दिखाई देता है। देवगढ़ का मंदिर भी इसका एक एग्जाम्पल है। ये देवगढ़ का मंदिर तो मैं उठाकर ले आ रही हूँ, उसकी पिक्चर मिल जाती है। तो बहुत सिंपल होता है। एक हमें अंदर दिखाई देता है क्या? मंडप, और मंडप के अंदर दिखाई देता है गर्भगृह। मंडप जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, गर्भगृह जहाँ पर पूजा करते हैं। बहुत ही साधारण प्रकार के आडंबरहीन ये टेम्पल दिखाई देते हैं मध्य भारत में आरंभिक चरण में। बोल रहे हैं ना 6ठी शताब्दी, यानी वही एक गुप्तास का टाइम पीरियड 320 के बाद से चालू हो जा रहा है। तो उस टाइम में इस तरह से मंदिर आर्किटेक्चर दिख रहा है। देवगढ़ का मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। अब पंचायतन शैली थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या होता है पंचायतन शैली?
जहां मुख्य देवालय को वर्गाकार वेदी पर तथा 4 कोनों में 4 सहायक देवालय बनाए जाते हैं और शिखर रेखा प्रसाद शैली पर निर्मित होता है। अब पंचायतन शैली क्या होती है थोड़ा सा ये देखिएगा। ये तो हो गया मुख्य मंदिर। अब इसके 4 कोने हैं, 4 कोनों पर हमें आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मंदिर एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर का एक तो मुख्य गर्भगृह हो गया और इसके जो 4 कोने होंगे ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमें मुख्य देवालय के अलग सहायक देवालय स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि छोटा सा इस तरह का मंदिर जैसा यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बना दिया जाएगा जहाँ पर सहायक देवताओं को स्थापित किया जाता है। मेन देवता, मेन टेम्पल, छोटे छोटे यहाँ पे, इसको बोला जाता है पंचायतन शैली। और इसका एग्जाम्पल क्या है? देवगढ़ का मंदिर, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका जो शिखर है वो कौन सी शैली में? रेखा प्रसाद शैली। रेखा प्रसाद शैली क्या होती है? जहां पर आधार के चारों कोनों से दीवार अंदर की तरफ झुकते हुए ऊपर जाके मिल जाती है, उसे हम रेखा प्रसाद शैली कहते हैं। फिर बोल रहा है पश्चिम अभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना हमें दिखाई देती है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं तथा मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उभरी आकृतियां दिखाई दे रही है, ठीक है। पश्चिम अभिमुख जो टेम्पल है, बोल रहे हैं कि पश्चिम की तरफ मुख है, मतलब जो टेम्पल का एंट्रेंस है वो हमें वेस्ट की तरफ से दिखाई दे रहा है। बोल रहे इस टेम्पल में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों कोनों पे, बाएं और दाएं पे देवियां बनाई गई हैं। कौन? गंगा और यमुना। ओके, अंदर कौन है? विष्णु। और साथ ही साथ बोल रहा है कि मंदिर की जो दीवारें हैं ना, इस पर विष्णु की कई सारी आकृतियां उकेरी गई हैं, उनके अलग अलग रोल से रिलेटेड, जैसे कि शेष शयन, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष, तो उन्हीं के अलग अलग रूपों को उकेरा गया है। इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। जनरली जो परिक्रमा है वो क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन ये जो टेम्पल है यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दी, एंटी क्लॉक, यानी कि यहाँ पर दक्षिण से पश्चिम परिक्रमा चलते हुए दिखाई दी थी। छोटे छोटे फैक्चुअल टाइप की चीजें हैं, वो आपको याद रखना है। बोल रहा है कि ये जो पश्चिम अभिमुख टेम्पल है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ओके, मतलब ये जो देवगढ़ था। बोल रहे देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनाए गए। अब ये देखिए, इनिशियल जो हमें मंदिर स्थापत्य, ये टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई दे रहे हैं इंडिया में, वो कौन से? सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में। और सेंट्रल इंडिया में जो इनिशियल टेम्पल आर्किटेक्चर है नागर शैली में, उसके बारे में हमने जाना। वो कब के हैं? लगभग 300 से 400 ईस्वी से चालू हो रहे हैं। इसी का आगे हमें फेज दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि देवगढ़ मंदिर से लगभग 400 साल के बाद, लगभग 10वीं ईस्वी में, 10th सेंचुरी एडी में, चंदेल राजा जो हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं, राजपूत स्टेट आ जाते हैं ना। अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि चंदेल राजा कहाँ से आ गए, भाई हमने पढ़ा था कि 10th सेंचुरी एडी के आसपास, जो अर्ली मिडेवल फेज के बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार का पतन होता है। कई सारे हमें राजपूत स्टेट बनते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक चंदेल भी थे, ओके। तो बोल रहे कि जो चंदेल राजा थे ना, इनके द्वारा टेम्पल बनाए गए, जिसको खजुराहो के मंदिर कहते हैं। ये टेम्पल, जो खजुराहो के टेम्पल है, ये विष्णु को समर्पित है। तो चंदेल राजाओं ने बनाया, राजपूत है तो 10th सेंचुरी एडी के आसपास, ये खुद कनेक्ट कर लोगे, और ये विष्णु को समर्पित है तथा चंदेल वंशी राजा धंग द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बोलता है, नागर शैली में निर्मित ऊंची वेदी पर निर्मित मंदिर, 4 कोनों में छोटे देवालय, गगनचुंबी शिखर, पिरामिड की तरह सीधे आकाश में, शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका, जिसको आंवला की नई चीज जुड़ गई। ये देखिए, शिखर के अंत में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये चक्रिका, और उस पर स्थापित एक कलश, ये व्यवस्था में यहाँ दिखाई देती है। कहाँ पर? खजुराहो के टेम्पल में। तो बोल रहे हैं कि ये जो टेम्पल है ना, वही तो है नागर शैली। बेसिकली क्या है कि एक आपका आधार होगा, उस पर मंदिर बनेगा, मंदिर के ऊपर एक शिखर बनेगा। उसके अलावा पंचायतन शैली इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें चारों ओर से 4 सहायक देवता दिखाई देंगे, उनके छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं। एक और चीज जो हमें नहीं दिखाई दी, नालीदार चक्रिका, आमलक जिसे बोल रहा है, और उस पर स्थापित एक कलश, यहाँ पर हमें वो दिखने लग जाएगा। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा है। तो जो शुरुआत हुई थी ना नागर शैली की, वो शुरुआत तो हुई थी 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी एडी से, यानी 320 के आसपास से
दिखाई दे रहा है 4th सेंचुरी एडी से, और 4th से वो अपनी पराकाष्ठा पर कब पहुंच रही है, 10th सेंचुरी एडी के पास वो बिल्कुल अपने पीक लेवल पर पहुंच रही है, नागर स्टाइल। और वो उसका एक नमूना हमें दिखाई दे रहा है कंदरिया महादेव का टेम्पल। खजुराहो के मंदिर अपनी कमोद्दीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ओके, बोल रहा है कि यहाँ पर हमने एक यूनिक चीज देखी कि खजुराहो के टेम्पल में जो प्रतिमाएं है ना, उसमें श्रृंगार पर बहुत काम किया है, जो वो श्रृंगार कर रहे हैं उस पर उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक शाखा खास शैली है, अपने पूरे उभार के साथ पत्थर से काटकर बनाई, नाक तीखी, ठुड्डी बड़ी, लंबी आंख, मोटे लंबी मुड़ी हुई। यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान देना है ना, क्या बोल रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि बेसिकली क्या था। खजुराहो टेम्पल के बारे में तो आपने देखा, अगर खजुराहो टेम्पल के आप बेसिकली जो मूर्ति है ना उसको अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है कि बहुत ही अच्छे से मूर्तियां बनाई गई हैं, कि एक एक उभार दिखाई दे रहा है। जैसे हाथ भी है ना, प्रॉपरली शो होगा आपको, उसके एक एक उभार को दर्शाया गया है, श्रृंगार को बहुत दर्शाया गया है, हाव भाव को बहुत दर्शाया गया है। ये इसकी यूनिक चीज है जो हमें दिखाई देती है खजुराहो के टेम्पल के मूर्तियों में। ठीक है, इनमें हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त कुछ जैन मंदिर जैसे 64 योगिनी मंदिर भी सम्मिलित है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो खजुराहो के टेम्पल हमें दिखाई देते हैं, इसमें कुछ जैन मंदिर भी दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं पश्चिमी भारत में, तो सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है यहाँ पर हमें नागर शैली ही दिखाई दे रही है। इनिशियली 4th सेंचुरी एडी में आपने देख लिया कौन सा है, देवगढ़ का टेम्पल। लेटर 10th सेंचुरी एडी में पीक दिखाई दे रहा है खजुराहो का जो कंदारिया महादेव का टेम्पल है। ओके, अब बढ़ जाते आगे, पश्चिम भारत में क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा तेजी से चलेंगे। पश्चिम भारत, इसमें गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र सम्मिलित हैं। ओके, पश्चिम भारत में कौन सा है, ये वाला, गुजरात और राजस्थान। अब यहाँ पे किस तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देता है, तो गुजरात और राजस्थान के साथ साथ राइटर बोलता है कि कभी कभी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, इसके भी कई सारे स्थापत्य के नमूने इससे मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें गुजरात राजस्थान के क्षेत्र सम्मिलित है, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। अधिक मंदिर होने के कारण व्यापक विचार नहीं किया जा सकता। बोल रहे कि इतने ज्यादा मंदिर है ना यहाँ पर कि अभी तक उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मंदिर है तो बहुत ज्यादा आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, एक एक मंदिर को एनालिसिस करना पड़ेगा ना। जहां पर कम टेम्पल है थोड़ा इजीली आपने एनालिसिस करके कंक्लूड कर लिया। तो अत्यधिक मंदिर होने के कारण उस पर विचार बहुत ज्यादा नहीं किया गया है। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच धूसर मतलब ग्रे बोल रहा है कि धूसर से काले बसॉल्ट से बनी मूर्तियां और कहीं कहीं चिकने सफेद संगमरमर वाले पत्थर का प्रयोग हुआ है। अभी जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था ना सेंट्रल इंडिया, तो बोल रहे सेंट्रल इंडिया के जो मंदिर है ना वो ज्यादातर बलुआ पत्थर के बने हुए, लेकिन अगर वेस्टर्न इंडिया में आप जा रहे हैं तो यहाँ के टेम्पल में अलग अलग तरह के हमें स्टोन्स यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं तो बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, और बोल रहा है कि आगे 10वीं सदी में एक चेंज दिखाई दिया कि यहाँ पर काले बसॉल्ट से बनी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, और कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर चिकने सफेद संगमरमर का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि राजस्थान वाला हिस्सा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ के मंदिर में किस तरह से हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसके मटेरियल में, वो थोड़ा सा आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, मोढेरा गुजरात का सन टेम्पल या फिर सूर्य मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल में इसकी रचना की थी सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। अब देखो टाइम पीरियड ही थोड़ा सा समझ लो, जब भी बात करेगा ना 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, राजपूत स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बोल रहे कि इनका निर्माण जो पश्चिम भारत वाला हिस्सा है, जैसे गुजरात में हमें मोढेरा का टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये भी किसने कराया था, राजपूतों ने कराया था। कौन से, तो सोलंकी राजवंश के राजा थे भीमदेव फर्स्ट, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसके आगे विशाल वर्गाकार जलाशय है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता था। जल निकाय इस काल में मंदिरों के हिस्से बन गए। एक नई चीज हमें नागर शैली में ऐड होते हुए अब दिखाई देती है 11th सेंचुरी एडी के आसपास। क्या, मोढेरा टेम्पल से हमें ये देखना चालू होता है कि मंदिर जो है ना, इसी मंदिर के विशाल वर्गाकार जो एरिया है ना, इसमें एक जलाशय भी है।
पानी का कुंड भी है, और उस जल कुंड को क्या कहा जा रहा है? सूर्य कुंड कहा जा रहा है। ओके, अब ये नागर शैली में एक नई चीज ऐड हो गई कि कालांतर में जल कुंड हर एक मंदिर का हिस्सा बनते हुए हमें दिखाई देता है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स का हिस्सा बनते हुए दिखाई देता है। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में देखा जा सकता है। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से यहाँ पर जो उत्कीर्णन किया गया ना, बोल रहे वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आगे पूर्वी भारत। अब आ जाओ, पूर्वी भारत में किस तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पूर्वी भारत। पूर्वी भारत का क्या था? तो आपने पहले क्या देखा? आपने देखा सेंट्रल इंडिया वाला, फिर आपने देखा वेस्टर्न इंडिया वाला, अब थोड़ा सा ईस्टर्न इंडिया की तरफ। अभी ईस्टर्न इंडिया में पहले बताएगा कौन कौन से क्षेत्रों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। बोल रहे कि ईस्टर्न इंडिया या फिर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर क्षेत्र इसमें देख रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो इसमें सम्मिलित है। बंगाल वाला जो रीजन है वो सम्मिलित था, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वो सम्मिलित था, तथा प्रत्येक में अपनी अपनी विशिष्ट किस्मों के मंदिर दिखाई देते हैं। अब देखो, राइटर आपको क्लियर बोल दे रहा है कि इतना ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक क्षेत्रीय शैली हमें यहाँ पर उभरते हुए दिखाई देगी। जो मेजर सिमिलैरिटी है या चेंजेस है उसके बेसिस पर हम आपको कुछ डिफरेंस बता देंगे। तो राइटर बस यही बोलता है कि जो पूर्वी भारत है उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होते हुए दिखाई देती है। इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक हमें जो मंदिर की शैली दिखाई देती है उसको अभी हम पूर्वी भारत शैली के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। प्राचीन मंदिर भवन का नवीनीकरण किए जाने से यहाँ वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया। अब बोल रहे कि एक चीज हमें जो दिखाई दी है पूर्वी भारत के मंदिर स्थापत्य में कि यहाँ पर नवीनीकरण कर दिया है। जो पुरानी चीजें थी ना, जैसे पुराने मंदिर हैं, अब वो डैमेज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपने उसको नई तरीके से कुछ भी उसमें नवीनीकरण उसका कर दिया, उसका पुनरुद्धार कर दिया, तो एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आएगा ना कि पहले किस ढर्रे पर बनाया गया था। ओरिजिनलिटी के बारे में आप थोड़ा सा नहीं क्लियर हो पाओगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है कि पूर्वी भारत वाला जो हिस्सा है यहाँ के मंदिरों का, मंदिर भवन का नवीनीकरण किया गया, और नवीनीकरण किए जाने से वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन हो गया। ओके, यहाँ चिकनी पक्की मिट्टी भवन निर्माण के लिए मुख्य माध्यम थी। ये थोड़ा सा मटेरियल को ध्यान रखो, बिल्कुल इजी है, 2-4 बार पढ़ोगे याद है। इधर क्या बलुआ पत्थर, इधर बलुआ पत्थर, या फिर बोल रहा है कि काला बसॉल्ट वाला पत्थर यूज हो रहा है कब? 10th सेंचुरी एडी के बाद में कहीं कहीं पे संगमरमर का प्रयोग हो रहा है। इधर आ जाओ, इधर बोल रहे हैं चिकनी पक्की मिट्टी, टेराकोटा जिसे बोलते हैं, उसको यूज किया जा रहा है ज्यादातर मंदिरों के निर्माण के लिए। और इसमें हमें दिखाई देता है कि बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चित्रित है, क्योंकि जो पूर्वी भारत वाला क्षेत्र था ना यहाँ पर बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। अगर आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म वाली क्लासेस ली होंगी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो हमने वहां पर भी जाना था ना, ये बहुत डिटेल से जाना था कि कैसे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, गुजरात वगैरह में। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट होता है, वहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ के जो मंदिर स्थापत्य हैं वहाँ पर हमें बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब ये पूर्वी भारत की ही बात कर रहा है, लेकिन पूर्वी भारत में एक स्पेसिफिक क्षेत्र की बात कर रहा है, असम। असम को ले रहा है, ये पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है असम, तेजपुर के समीप। अब देखो ये सारे डिटेल्स ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो तेजपुर के समीप 6ठी सदी में बना दरवाजे का ढांचा हमें एक मिला है। इसी तरह तिनसुकिया के पास रंगागोरा चाय बागान में हमें कुछ प्रतिमाएं मिली हैं। उस समय का जो बचा खुचा एविडेंस हमें मिला है, उन एविडेंस में हमें ये दो चीजें दिखाई दी, एक दरवाजे का ढांचा और चाय बागान से कुछ प्रतिमा मिली है, और इनको ही हमने स्टडी किया। ओके, यहाँ गुप्तकालीन शैली का आभास मिलता है। जब हमने इन्हें पढ़ा, इनके बारे में जाना पड़ा, मतलब जिन लोगों ने इसको स्टडी किया, मूर्ति को, दरवाजे को, तो उनका कहना था कि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो गुप्तों की शैली को शो करी है, गुप्तकालीन शैली का आभास मिल रहा है। जैसे सेंट्रल इंडिया में था ना गुप्तकालीन शैली का प्रभाव,
सॉरी वैसा ही कुछ प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है ईस्टर्न इंडिया की जो मंदिर आर्किटेक्चर है या मूर्तिकला है उसमें गुप्तकालीन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 12वीं से 14वीं के बीच असम में क्षेत्रीय शैली का विकास हो रहा है। बोल रहा है आगे चलकर असम में एक लोकल नया स्टाइल जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई देता है आगे उत्तरी बर्मा से। ये थोड़ा सा ध्यान रख लो कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, इससे यहाँ पर जोक की तरह लगा हुआ एक दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल जस्ट चिपका हुआ सा, ठीक है। तो हमें दिखाई देता है कि बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए हमारे कई सारे नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें से एक है म्यांमार, ठीक है। जो म्यांमार है उसको बर्मा उस समय कहा जाता था। तो बोल रहे हैं कि जो बर्मा है ना, उत्तरी बर्मा से आए कुछ लोग जो थे और बंगाल के पाल शासक की जो शैली थी, यहाँ पर बंगाल के जो पाल शासक रूल करते थे, पाल कब रूल करते थे हमने पढ़ा था, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, ओके। तो ये जो पाल शासक थे इनके द्वारा एक शैली जो डेवलप की गई थी उसको पाल शैली कहते थे। और यहाँ पर राइटर बोलता है कि ये पाल शासकों की शैली और उत्तरी बर्मा से आई जो शैली थी, इन दोनों के मिक्स होने से एक नई शैली का विकास हुआ जिसे अहोम शैली कहा जाने लगा, ओके। तो जो पूर्वी भारत है वहां पे स्पेशली असम को हाईलाइट किया, बताते हुए कि वहां से हमें दो एविडेंस मिले, एक मंदिर का दरवाजा टाइप का स्ट्रक्चर और एक मूर्ति। उनको देखा गया तो देखा किसका प्रभाव था, गुप्तकालीन शैली का। इसके अलावा क्षेत्रीय शैली का विकास हो रहा है और क्षेत्रीय शैली में अहोम शैली का विकास हो रहा है। अहोम शैली किससे बन रही है, तो बोल रहा है भारत के जो पाल शासकों की शैली थी और उत्तरी बर्मा के शैली थी, इन दोनों के मिक्सचर से एक नई शैली निकल कर आई जिसको हम अहोम शैली बोलते हैं और वो हमें इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत में हमें किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, गुप्तकालीन शैली या फिर अहोम शैली, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बंगाल वाला क्षेत्र, ये पूर्वी भारत की भी बात कर रहा है। तो बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है। जहां पर असम वाला या पूर्वोत्तर भारत में गुप्तास दिखाई दे रहे हैं, गुप्तों की शैली का इंपैक्ट, और बाद में अहोम शैली दिखाई दे रहा है। वहीं पर बिहार और बंगाल ये वाला जो रीजन है, यहां पर हमें पाल शासकों की शैली का प्रभाव दिखाई दे रहा है जिसको पाल शैली कहते हैं, ठीक है। वहीं 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित जो मूर्तियां हैं वो सेन शैली के नाम से जानी गई। तो पाल के बाद हमें कौन से शासक दिखाई देते हैं, सेन शासक दिखाई देते हैं। सेन शासकों ने जो पुरानी शैली, पुराना स्टाइल चला रहा था मंदिर या फिर मूर्तियों के बनाने का, उसमें कुछ नई चीजें ऐड की होंगी, चेंज की होंगी, तो वो जो नया शैली या स्टाइल सामने है उसको सेन शैली बोला गया। तो बेसिकली शासकों के हिसाब से क्षेत्रीय शैली के नाम रखे जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि जो बंगाल और बिहार है इस पर पहले हमें पाल शैली का इंपैक्ट दिखाई देता है इनिशियली, और बाद में यहाँ पर हमें जो भी टेंपल वगैरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ सेन शैली का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा। अब सबसे पहले आपने पूर्वोत्तर की बात करा, वहां पे हमें गुप्तकालीन और अहोम शैली दिखाई दे रहा है। फिर आपने बंगाल बिहार देखा, पाल और सेन शैली दिखाई दे रहा है। अब आ जाओ उड़ीसा, पूर्वी भारत में उड़ीसा की और बात करता है। उड़ीसा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत सुंदर यहाँ पे हमें टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं। उड़ीसा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, रेखापीठ, ढाढ़केव और खाकरा, ओके। इसके बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, जो मेजर हमें समझना है वो अब आ रहा है। क्या, यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में है, ठीक है। तो उड़ीसा के जो महत्वपूर्ण स्थापत्य या आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं वो कहां पर, कलिंग वाला रीजन है वहां पर दिखता है, जिसमें भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके सम्मिलित है। इवन आज भी आप जाइए उड़ीसा में तो यहीं पर आपको घूमने की जगह दिखाई देगी। लोग कहाँ घूमने जाते हैं उड़ीसा में, पुरी जाएंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे स्थापत्य दिखाई देते हैं। और ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है उड़ीसा का ओल्ड कलिंगा वाला रीजन या फिर पुराना कलिंग वाला क्षेत्र। उड़ीसा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की शैली है जिसे हम नागर शैली की ही एक उपशैली के रूप कह सकते हैं। तो उड़ीसा में किस तरह की शैली दिखाई दे रही है, नागर शैली ही दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा वर्गाकार होती थी, ओके। जो मुख्य मंदिर बनाया जाता था, बोल रहे कि उसकी भू योजना हमेशा आपको वर्गाकार दिखाई देती थी, मतलब इस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। शिखर चोटी तक एकदम सीधी खड़ी होती थी, ओके। दिवाले से पहले सामान्य रूप से मंडप
मंडल बना होता था जिसे हम जगमोहन कहते थे, जो हमें एंट्रेंस पे दिखाई देता था, इसको हम जगमोहन कहते थे। ठीक है, मंदिरों का बाह्य हिस्सा अत्यंत उत्कीर्णित जबकि भीतरी हिस्सा खाली होता है। बोल रहे कि जब उड़ीसा के आप टेम्पल में जाते हैं, ये प्राचीन कलिंग वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो बाह्य रूप से मंदिर दिखाई देगा ना, बहुत ज्यादा उत्कीर्णित होता है, मतलब उसमें अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, मूर्तियां उकेरी जाती है, रथ के पहिए उकेरे जा रहे हैं। लेकिन जब आप अंदर से जा रहे हो तो कंपेरेटिवली अंदर ऐसा नहीं है, अंदर बहुत खाली सा हमें दिखाई देता है। ये एक स्पेशल चीज हमें यहाँ पर दिखाई दी। कोणार्क का सूर्य मंदिर गए होंगे आप लोग, नहीं गए हैं तो सुना तो हो गई, पढ़ा तो हो गई बचपन में। तो ये जो कोणार्क में हमें सन टेम्पल दिखाई देता है, ये इसका निर्माण कब होता है? 1240 ईस्वी के आसपास। अब तो अंदर एंट्री नहीं है, वो बिल्कुल ढहने पर आ चुका है। तो 1240 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर इतना भारी था ना, ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है, बोल रहे इसका शिखर इतना भारी था कि पता लगता है कि शिखर बाद में ढहने लग गया, इतना हैवी था कि वो संभल नहीं पाया। ओके, मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित है। इसमें अब जगमोहन ही बचा है। जगमोहन जो बोल रहे हैं ना, एंट्रेंस वाला, बोल रहे बस वही बचा है। ओके, और बाकी सारी चीजें जो है वो आपको ढहते हुए नजर आई, आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकृत, आप जाएंगे तो बहुत ही अलग लेवल का नमूना हमें यहाँ पर दिखाई देता है अलंकरण का, जो उकेरी गई है यहाँ पर आकृतियां। ओके, इनमें बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इसमें होगा ओके, बड़े बड़े पहियों के 12 जोड़े, ये दिख रहे हैं, इस तरह से दिखाई दे देगा आपको। जो क्या दिखाता है? ये दिखाता है सूर्य देवता की पौराणिक कथा, कि किस तरह से सूर्य देवता जो है वो रथ पर बैठकर जा रहे हैं। तो वो इंडिकेट करता है ये जो सन टेम्पल है, जिसको कोणार्क मंदिर कहते हैं। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा उत्कीर्णित की गई है, जो कि हरे पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, तो ये इस टेम्पल की एक खासियत जो हमें दिखाई देती है वो क्या है कि इसका जो शिखर है वो बहुत हैवी बनाया गया था, लेकिन हालांकि वो स्टेबल नहीं रह पाया और उसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि अभी ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। जगमोहन ही इसका बचा हुआ है। जगमोहन क्या है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि सामान्य रूप से दिवाले से पहले जो एक मंडल होता है उसे जगमोहन कहते हैं। ठीक है, गर्भगृह के पहले हमें जो दिखाई दे रहा है उसको जगमोहन कहते हैं, जो इसके लिए टर्म ये यूज किया जा रहा है, वही बचा हुआ हमें दिखाई देता है। बाकी सारा ऐसे पैक कर रखा है ना, आप एंट्री भी आपकी अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है ओके, आगे नेक्स्ट बता रहा है ओके, पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर हर जगह को कवर करा है। सबसे पहले सेंट्रल इंडिया को कवर किया, फिर वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन को कवर करा, फिर ईस्टर्न इंडिया में स्पेसिफिक दिखाया, पूर्वोत्तर वाला अहोम या गुप्तकालीन, फिर बिहार और बंगाल वाले में देखा पाल और सेन, फिर हमने उड़ीसा में देखा, यहाँ पर हमें नागर का ही एक उपशैली दिखाई दे रहा है। अब बढ़ जाते हैं आगे, अब बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की। ये जितने भी हिली रीजन है ना, यहाँ पर हमें किस तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं। तो राइटर बोल रहा है कि चाहे आप कुमाऊं जाए, गढ़वाल जाए, हिमाचल जाए, कश्मीर जाए, इनके पहाड़ियों में वास्तुकला का अनोखा रूप विस्तृत है। कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड के जो मंडल की बात कर रहे हैं, हिमाचल ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, इधर कश्मीर दिखाई देगा। तो ये जो कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ पर वास्तुकला का अनोखा रूप दिखाई देता है। ओके, यह क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों के समीप है, इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रभाव और कालांतर में गुप्तकालीन परंपराएं जुड़ने लगी। बोल रहे कि बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर कुषाण वंश के राजा कनिष्क रूल करते थे, सबको पता है। ओके, जो कनिष्क रूल करता था उसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया और बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के दरबार में हुई। 2 पार्ट्स में टूट गया बौद्ध धर्म, हीनयान, महायान। महायान सेक्ट के फॉलोअर कौन हुए? कनिष्क हुए। और जो महायान सेक्ट के फॉलोअर कनिष्क थे ना, उन्हीं कनिष्क ने बौद्ध धर्म को काफी प्रमोट किया और नए स्टाइल जो इनके टाइम में फली फूली, वो क्या थी? इंडो ग्रीक और इंडियन, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है गांधार आर्ट या गांधार स्कूल। और ये जो गांधार स्कूल वाले थे, इनकी अपने तरीके की जो कला थी ना, उसने काफी प्रभाव डाला अपने आसपास के क्षेत्रों पे। तो बोल रहे कि ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये गांधार कला के समीप है। तो इनिशियली यहाँ पर हमें गांधार कला का प्रभाव दिखाई देता है, जो भी हमें स्थापत्य मूर्तियां दिखाई देती है उसमें गांधार कला का इम्पैक्ट दिखता है। और बाद में गुप्त काल जब हमें यहाँ दिखाई देता है, उनका प्रभाव दिखाई देता है यहाँ के मूर्ति कला या अन्य स्थापत्य पर। ठीक है, यहाँ मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप
रूप में होता है। बोल रहे एक चीज हमें यहाँ पर दिखाई दी कि जो नागर शैली का ही रूप है कि गर्भगृह हो गया या गर्भगृह हो गया या शिखर हो गया, वो तो रेखा प्रसादी है। लेकिन बोल रहा है कि जो एंट्रेंस है ना, जहां पर रोकते हैं आपको या फिर जहां पर आप स्टे करते हो या रुकते हो, खड़े होते हो, बैठते हो, जिसको आप मंडप कहते हो, वो किस तरीके से बनाया गया है, वो काष्ठ वास्तु के पुराने रूप में ही हमें दिखाई देता है। एक ही यूनिक चीज हमें यहाँ पर दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिनमें पंडरे थान में निर्मित मंदिर सबसे उल्लेखनीय है। 8 से लेके 9 सेंचुरी एडी में हमें दिखाई देता है। यह जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पे निर्मित किया गया है। तो देखो, नागर शैली में जलकुंड तो आ चुका था, जलाशय के बीच में निर्मित हमें ये दिखाई देता है टेम्पल, जिसके बारे में बोल रहा है पंडिर थान में निर्मित किया गया ये मंदिर है, जो किसमें, जलाशय के बीच में वेदी पर बनाया गया है। ठीक है, क्या टाइम पीरियड है, 8 से लेके 9 सेंचुरी एडी। और बोल रहे कि इस समय ना वास्तुकला का चरम यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई देता है। इसकी वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें इसमें बनते हुए हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। देखो, इनकी जो प्राचीन परंपरा थी वो था लकड़ी का प्रयोग या लकड़ी की कलाकारी करना, तो बोल रहे कि वो भी हमें इसमें मिलते हुए दिखाई देती। इवन जो चंबा है ना, पूरा वहां पर भी हमें पता लगता है कि स्थानीय जो कला है वो गुप्तोत्तर कला के साथ मिल जाता है। ओके, जिसे लक्षणा देवी टेम्पल जो चंबा में है उसमें देखा जा सकता है। महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं में देखा जा सकता है। तो बेसिकली लोकल आर्ट जो है ना, वो गुप्तकालीन कला या गुप्तोत्तर कालीन टाइम पीरियड का जो आर्ट है उससे मिल जा रहा है। उसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है कहाँ पर, चंबा वाले क्षेत्र में। कुमाऊं के मंदिरों में 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कभी आपको मौका मिले, मैं तो गई हूँ, हम इसी रीजन में रहे हैं, तो कुमाऊं के मंदिरों में 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन कौन से, ये एक टेम्पल है भी अल्मोड़ा के पास है, जागेश्वर टेम्पल। ओके, और पिथौरागढ़ के पास चंपावत में स्थित मंदिर, ये 2 मंदिर महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है, जो कि नागर वास्तुकला के उदाहरण है। ठीक है, तो अभी राइटर ने क्या बोला, राइटर ने बोला पहाड़ी क्षेत्र। तो बोला पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप कश्मीर वाला रीजन देखो तो इस पर किसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें इंपैक्ट दिखाई दे रहा है गांधार और बाद में गुप्तों का। हिमाचल वाला जो रीजन है चंबा आसपास का, तो बोल रहा है वहां पर हमें गुप्तोत्तर कालीन कला का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। 1-2 टेम्पल्स के नाम बता दिए। उत्तराखंड में जाइए तो यहाँ पर हमें नागर शैली का ही विशेष रूप से प्रभाव दिखाई दे रहा है। उसके 2 टेम्पल बात कर दिया, एक बोल रहा है जागेश्वर और दूसरा बोल रहा है कहां पर है, चंपावत में स्थित है। ओके, ये देखिए, ये है वो टेम्पल का पिक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। अब देखो, सारा घुमाकर फिर आपको दक्षिण मिलेगा, फिर अभी दक्कन भी है, दक्कन में भी ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा सेंट्रल इंडिया वाला, ओके, नागर शैली। फिर पश्चिम में भी नागर शैली है, लेकिन इसके अलावा कुछ हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में वो हमने देखा, जैसे कि मटेरियल में चेंजेस आ गए। जैन टेम्पल्स भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी भारत में आए तो हमने पूर्वोत्तर का डिस्कस किया, अहोम हो गया। फिर हमने देखा बिहार और बंगाल में पाल और सेन शैली। फिर हमने उड़ीसा में देखा, तो उड़ीसा में नागर का ही दूसरा रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी में हमने कश्मीर वाला, वहां पर किसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, कुषाणों के टाइम के गांधार शैली का। फिर आपने हिमाचल वाले की बात की, गुप्तोत्तर काल का। उत्तराखंड की बात की, इस पे नागर शैली का। तो एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि कौन सी शैली का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। मेजर जो है वो तो नागर ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं दक्षिण भारत पूरा है। तो द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक 4 दीवारी से घिरा होता तथा इसमें प्रवेश द्वार होते जिसे गोपुरम कहते हैं। भारी भारी प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं जिसे हम गोपुरम कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एक चीज ध्यान रखें ना, कि जो दक्षिण भारत के मंदिर है ना, ये मंदिर जो है द्रविड़ियन शैली के, ये नागर शैली से कैसे डिफरेंट है। अभी हमने पढ़ा कि नागर शैली के टेम्पल को कोई ऐसे चारों दीवार से नहीं घेरा जा रहा है, ठीक है ना, इसमें ऐसे भारी भारी गोपुरम दिखाई दे रहे हैं। यही डिफरेंस है द्रविड़ियन शैली के मंदिर में, कि इसको चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता है और एंट्रेंस के लिए जो भारी दरवाजे बनाए जाते हैं जिसको गोपुरम कहते थे, वो दिखाई देते हैं। ठीक है, मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहते हैं, नॉर्थ में जिसे आप शिखर कह रहे हैं ना, गुंबद का या
या शीर्ष जो बोल रहे हैं उसको ही साउथ में विमान कहा जा रहा है। तो तमिलनाडु में जिसे विमान कहते हैं, मंदिरों का जो शिखर है वो एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह था। इस तरह से देखिए, पिरामिड कैसा होता है, ऐसा सीढ़ीदार पिरामिड कैसा हो गया, यानी कि ये इस तरह से, सॉरी, सीढ़ीदार पिरामिड की तरह था ये, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये जो इसका विमान होता था ना, विमान इसे कहते थे बेसिकली, इसका जो शिखर होता था ये सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता था। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी स्थित मुकुट जैसे तत्वों के लिए किया जाता था। ओके, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक यूनिक चीज क्या है, वैसे तो हमने शिखर बोल दिया, शिखर क्या होता है, जो भी टेम्पल है उसका जो अपर एरिया होगा, नॉर्थ में इस शिखर के लिए, नॉर्थ में इसके लिए शिखर शब्द का यूज हो रहा है और साउथ में इसको विमान कहा जा रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि साउथ में शिखर टर्म भी यूज हो रहा है, वो शिखर टर्म इसके लिए यूज नहीं हो रहा है, वो शिखर वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्वों के लिए। ओके, इसके लिए यूज हो रहा है शिखर साउथ में। तो साउथ के कंटेक्स्ट में अगर शिखर पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए। ओके, तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर है। अब आप बोलोगे जी ये क्या है, मंदिर नगर क्या है। साउथ में हमें एक नई चीज दिखाई दी कि मंदिर ही या मंदिर के आसपास नगरों का विकास हुआ। तो दक्षिण भारत में जब दान दिया गया बड़ी मात्रा में ब्राह्मणों को या अन्य लोगों को, तो उस दान पर जो मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया, ओके, पता लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, क्योंकि ये जो मंदिर बनाने वाले थे या जो ब्राह्मण जिनको दान मिल रहा था, इनको गांव के गांव दान मिलते थे, ठीक है। इन मंदिरों में बहुत ज़्यादा चढ़ावा भी आता था। तो ये मंदिर में जब चढ़ावा आने लगे तो ये मंदिर के ही बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कुछ गतिविधियां चालू करी, जैसे कि व्यापार करना चालू कर देंगे, यहाँ से ब्याज पर धन देना चालू कर देंगे, अन्य गतिविधि चालू कर देंगे, और जो मंदिर परिसर में ही स्टार्ट होने लग जाएगी और यहीं पर नगर जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है। और इनिशियली एक मंदिर था, बाद में इतना बड़ा ये क्षेत्र होता था कि आसपास छोटे छोटे और हमें इस तरह के मंदिर बनते हुए दिखाई देते हैं, इसको मंदिर नगर कहा जाता था। तो बोल रहे कि ये तमिलनाडु में कुछ फेमस हमें मंदिर नगर दिखाई देते हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया, कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, कुंभकोणम, ठीक है। द्रविड़ मंदिर की भी कई उप श्रेणियां होती हैं। इनकी मूल आकृतियां 5 प्रकार की होती है, वर्गाकार बन रहा है, आयताकार बन रहा है, अंडाकार बन रहा है, वृत्त बन रहा है और अष्टास्त्र। तो बोल रहे कि जैसे नागर शैली की कई सारी उपशैलियां थी, हमने इवन डिस्कस भी किया, वैसे ही द्रविड़ियन शैली की भी कई सारी उपशैलियां बनती हैं। और जो मंदिर का आकार है ना, आकार जनरली ये 5 प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। पल्लव वंश, अब देखो दक्षिण भारत में हमें कौन दिखाई दे रहा है, जैसे नॉर्थ में जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जा रही है उस समय क्या थे, उस समय हमें गुप्त काल दिखाई दिया है ना, 4th सेंचुरी AD के पास जब मंदिर बन रहे हैं, गुप्तोत्तर काल दिखाई दिया, और फिर बाद में हमें यहाँ पे राजपूत स्टेट दिखाई दिए, या फिर यहाँ पर हमें पाल सेन दिखाई दे रहे हैं। इसके पैरेलल दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में 1st सेंचुरी AD के आसपास क्या चल रहा था, चोल चेर पांडे चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि पल्लव और पांडे दिखाई देते हैं, उसके बाद से चोला किंगडम यहाँ पर पावरफुल होते हुए दिखाई देता है। तो इन्हीं सबके टाइम पीरियड में ही ये टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पल्लव वंश दक्षिण भारत का पुराना राजवंश था। सभी को पता है पल्लवास के बारे में हमने पढ़ा था, अर्ली मिडेवल पीरियड में यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। तो जो पल्लव वंश है ये दक्षिण भारत का पुराना राजवंश था, जिसके राजा ज्यादातर शैव थे, लेकिन उनके शासनकाल में अनेक वैष्णव मंदिर आज भी हमें दिखाई देते हैं, तथा ये दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। तो बोले कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है ना पल्लवों के टाइम पीरियड में, ओके, बोले कि इस टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें किस तरह के ईश्वर की आराधना दिखती, तो बोले ज्यादातर शैव को फॉलो करने वाले थे पल्लव खुद, लेकिन हमें पता लगता है कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने वैष्णव मंदिर भी बनवाए हैं। और क्योंकि दक्कन में यहाँ पर कर्नाटक वाला रीजन ये बौद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बुद्धिज्म से, है ना, तो बुद्धिज्म का भी यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ओके, इनके आरंभिक भवन शैलकृत यानी चट्टानों को काटकर और बाद वाले भवन संरचनात्मक थे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस याद रखना है,
देखो बोल रहे हैं कि जो इनिशियली बनाए जा रहे थे ना मंदिर, ये तमिलनाडु के कोस्टल वाले रीजन, ये तमिलनाडु में जो पल्लवों के टाइम पीरियड में, पहले बोल रहा है इनिशियली शैलकृत, शैलकृत मतलब होता है चट्टानों को काट काट के बनाया गया, और बाद के संरचनात्मक मतलब पत्थरों से इस तरह से जो निर्मित किया जाता है बजरी वजरी लगा के। तो इनिशियली शैलकृत थे, पत्थरों को काटकर बनाया जाता है चट्टानों को, और बाद में संरचनात्मक भी बनाए जाने लगे। पल्लव शासक का जिक्र किया गया नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब नरसिंह वर्मन फर्स्ट का जिक्र मैंने कब किया था? अच्छा, ये तो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है ना, हमने जाना था कब? जब हम मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अर्ली मिडेवल में मैंने उनका जिक्र बताया था, जिक्र किया था। बताइए कहाँ पर इनको हमने पॉइंट आउट किया था? तो पल्लव शासक बहुत फेमस नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने महाबलीपुरम में अनेक भवनों का निर्माण कराया था। ठीक है, ये खुद मामल्ल के नाम से जाने जाते थे, इसलिए महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है, और वो भी एक क्या है, मंदिर नगर ही बन जाता है। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर बृहदेश्वर भी कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है, जिसका निर्माण 1009 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चोल शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो तंजावुर टेम्पल जो है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, महाबलीपुरम के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। इन टेम्पल्स का निर्माण किस समय हो रहा था? जब हम देख रहे थे किस तरह से वॉर लड़ रहे, जीत रहे, उसके बाद से टेम्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राजा अपने नाम पर टेम्पलों को नाम दे रहे हैं। कहां पर? साउथ में हमें ये दिखाई देता है, और ये है सारी द्रविडियन शैली। द्रविडियन आर्किटेक्चर क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, यहां पर भी हमने थोड़ा सा उसको जिक्र कर लिया। लास्ट में है दक्कन की वास्तुकला। अब दक्कन की वास्तुकला क्या दिखाई देती है हमें? कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ। दक्कन वाला रीजन क्या हो गया? यही हो गया ना आपका, महाराष्ट्र कर्नाटक से। तो बोले कि यहाँ पर हमें बहुत सारी अलग अलग शैली के मंदिर बनते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपको ये तो पता लग गया कि जो दक्कन में शैली प्रचलित है वो किस शैली के नाम से जाना जाएगा? वेसर शैली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यह उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ। इसका भी इम्पैक्ट पड़ा, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा, और जो नई शैली उभर कर आ रही है उसको हम वेसर शैली कह रहे हैं। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई, जिसे कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेसर के नाम से जाना गया है। तो इसको एक नई शैली का नाम दे दिया गया। बोला गया ये अपनी विशिष्टताएं धारण किए हुए है, जिसने नॉर्थ के नागर से, साउथ के द्रविडियन से कुछ चीजें अडॉप्ट की और एक नई विशेषता के साथ सामने आई, जिसको अन्य ग्रंथों में वेसर का नाम दिया गया। ओके, और ये कब उभरती है? 7th सेंचुरी एडी में। तो जहां नागर शैली काफी पहले आ चुकी थी, इनिशियली हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी एडी के आसपास दिखाई दे रहे हैं, देवगढ़ टेम्पल की बात कर रहे हैं। साउथ में हम देख रहे हैं द्रविडियन शैली आ चुकी थी, वेसर शैली थोड़ा लेट आ रही है 7th सेंचुरी एडी के आसपास। 750 ईस्वी के आसपास दक्कन पर राष्ट्रकूटों के शासन में वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि एलोरा के मंदिर के रूप में दिखाई देती है। और ये जो वेसर शैली है ना, इस वेसर शैली पर जो हमें निर्मित टेम्पल है या बने हुए मंदिर दिखाई दे रहे हैं, वो बने हुए मंदिर कहां पर दिखाई देते हैं? एलोरा की गुफाओं के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ लिया दक्कन की वास्तुकला, और ये दक्कन की वास्तुकला वेसर शैली पर आधारित है। और वेसर शैली जो है ये हमें कहां पर दिखाई देती है? राष्ट्रकूटों के टाइम पीरियड में, जिन्होंने किसको? चालुक्यास के बाद से हमें राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं चालुक्यास। पहले वाकाटक थे, फिर चालुक्यास आए, चालुक्या को रिप्लेस किया किसने? राष्ट्रकूटों ने। यहाँ पे पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ओके, तो यहाँ पर जब राजपूताना स्टेट आएंगे उसके जस्ट थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे राष्ट्रकूट थे। ओके, तो ये जो राष्ट्रकूट थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था वेसर शैली पर, और इस टाइम पीरियड में इनका काफी रोल था एलोरा के मंदिर पर। और वहां पर जो हमें एक अलग आर्किटेक्चर दिखाई देता है, उस पर हमें इसका रिफ्लेक्शन दिखता है, या फिर वहां पर हमें वेसर शैली दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक ओवरव्यू ले लिया, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओवरव्यू ले लिया। कुछ हमारे मूर्ति से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। कहाँ पर? हमारे मौर्यंस पीरियड में, है ना। मौर्यंस के टाइम पीरियड में हमने देखा, फिर पोस्ट मौर्यन में हमने देखा था बुद्ध मूर्ति कला के बारे में। तो बौद्ध स्थापत्य में एक तो स्तूप विहार आता है, जो हम पढ़कर आ चुके थे मौर्यंस के टाइम पीरियड में, और बौद्ध के टाइम पीरियड में एक आता है आपका महात्मा बुद्ध और अन्य बौद्ध सन्यासियों की मूर्तियां, वो हमने पढ़ लिया था पोस्ट मौर्यन में। तो वो हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया होगा। ठीक है,
तो चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए अच्छा मतलब क्या है, कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा मतलब कि नहीं पढ़ने में मजा है। देखो मजा क्या है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मेरा काम क्या है, इसको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट कर दूं। किताब में थोड़ा सा चीज़ों को जिस तरीके से दे रखा है, समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, कोशिश है कि ईजी तरीके से बता दिया जाए। एक बार आपका बेस मैं तैयार करा दूँ, बेस तैयार हो गया, फिर आप सारे के सारे इतने कैपेबल हैं कि इसमें फैक्ट खुद ऐड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्ट बढ़ाने का काम नहीं है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट पढ़ाने का काम होता भी नहीं है। पढ़ाना है आपको कहानी, आपको समझाना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्ट क्या है वो खुद आप ऐड कर लेंगे जब किताब पढ़ेंगे या क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। नंबर ऑफ फैक्ट यहाँ पर लिखने कोई मतलब नहीं बनता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टेम्पल है, जब हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो उन टेम्पल्स के नाम का जिक्र कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास में कुछ फैक्ट रहे इस स्टोरी के साथ में। बाकी बहुत ज़्यादा फैक्ट जब आप पढ़ेंगे खुद ऐड कर लेंगे। किताब में जितना है वो मैं बेसिकली यहाँ पर करा ही देती हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।